हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक कत्लेआम। संजय गुप्ता पेश करते हैं कत्लेआम। पांडवों के समय का इंद्रप्रस्थ, शाहजहां के ज़माने का शाहजहानाबाद, पृथ्वीराज चौहान के दौर का पिथौरागढ़ और अलाउद्दीन खिलजी की सीरी आज कहलाती है हमारी दिल्ली। और हमारी इस दिल्ली का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। दिल्ली के इसी इतिहास से लोगों को परिचित करवाने के लिए ये ऐतिहासिक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसे हमने नाम दिया है दिल्ली का इतिहास। जिसके लिए ईरान और अफगानिस्तान से उन प्राचीन वस्तुओं को इस प्रदर्शनी में मंगाया गया जिसका दिल्ली के इतिहास से गहरा संबंध है। लेकिन उन सभी वस्तुओं के बाद भी दिल्ली का इतिहास नामक ये प्रदर्शनी हरगिज सफल ना हो पाती अगर महेंद्र सिंह जैसे देश के विख्यात संग्रहकर्ता अपने संग्रहालय से बहुमूल्य वस्तुएं इस प्रदर्शनी में ना भेजते। इस प्रदर्शनी को सफल बनाने के लिए मैं महेंद्र सिंह जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। सचमुच प्रदर्शनी बहुमूल्य वस्तुओं से भरी हुई थी। यही कारण था कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनी की सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया हुआ था। इज़ एवरीथिंग ओके इंस्पेक्टर धनुष? यस, एवरीथिंग ओके कैसे नहीं होगा जी। हमारे धनुष सर जी ने यहाँ की सारी सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में चुले रखी है। आप चिंता ना करो विनय सर जी, कोई परिंदा भी हवलदार बाण की निगाहों से बचकर प्रदर्शनी के अंदर नहीं जा सकता। हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल वह मोटा आदमी बिना चेकिंग के अंदर जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? कुछ नहीं, मैं अभी उसे चेक करता हूँ। तुम्हें लग नहीं रहा इंस्पेक्टर विनय कि तुम यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ ज़्यादा ही चौकन्ने हो सकता है और होना भी चाहिए। खैर तुम यहाँ का चार्ज संभालो, मैं ज़रा अंदर का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। यार, तुम्हें इस एग्जीबिशन की सिक्योरिटी का चार्ज क्या मिल गया? तुम तो जेम्स बॉन्ड बन गए। इंस्पेक्टर धनुष बड़बड़ाते ही रह गया, लेकिन विनय रोका नहीं। अंदर। अब अपना दिल थाम कर मेरे पीछे आइए, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस प्रदर्शनी का स्पेशल अट्रैक्शन, उस क्रूर शासक से संबंधित इतिहास जिसने दिल्ली को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार लूटा। कमाल है, यहाँ इतनी सुरक्षा किस लिए है? नादिर शाह से संबंधित इतिहास को ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया गया। ये सब हमारे पास विदेशों की अमानत है। लोहे की चादरों का मजबूत दरवाज़ा खुला और सभी शिप्रा के पीछे उस विशेष हॉल में आ गए। वो सामने आप जो पोशाक देख रहे हैं, वो उस क्रूर शासक नादिर शाह की पोशाक है, जिसने एक बकरी चराने वाले साधारण से परिवार में जन्म लिया था। बचपन से ही क्रूर नादिर शाह अपनी बहादुरी और क्रूरता के कारण एक दिन ईरान का राजा बन गया और फिर अफगानिस्तान पर कब्जा करके सन 1739 ईस्वी में भारत पहुंचा और अपने बेरहम सैनिकों के बल पर भयानक कत्लेआम मचाकर दिल्ली में प्रवेश कर गया। उसके हुक्म से उसकी कत्ल गारत नामक सैनिक टुकड़ी ने दिल्ली को लाशों से पाट दिया और दिल्ली में जी भरकर लूटपाट करके लाल किले से मुगलों की शान के प्रतीक तख्ते ताउस को उठाकर अपने साथ ईरान ले गया। क्या इस क्रूर शासक का इतिहास आपके शरीर में झुरझुरी पैदा नहीं करता? नादिर शाह का इतिहास मेरे शरीर में झुरझुरी नहीं, रोमांच पैदा करता है और मुझे उकसाता है कि मैं आगे बढ़ूं और उस पोशाक और तलवार को हासिल करके बन जाऊं दिल्ली को लूटने वाला नादिर शाह। हाँ, और जिसने मुझे रोकने की कोशिश की उसकी गर्दन हवा में गुलाटियाँ खाती नजर आएंगी। तो तुम महेंद्र सिंह नहीं हो। सही कहा, वह तो अपने म्यूजियम में एक पुरानी और भारी मूर्ति के नीचे दबा पड़ा है। मैं तो हूँ इतिहास, और इतिहास इस प्रदर्शनी में लेने आए नादिर शाह की पोशाक, उसकी तलवार और उसका सारा इतिहास। ओ नो! इतिहास को सामने देखकर कईयों के हलक से चीखें निकल गई और कईयों के हलक से गुर्राहट। हमारे होते तू ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारे होते ऐसा नहीं करता। तुम्हें लंबी नींद सुलाकर तो ऐसा कर सकता हूँ ना। गुलाब का वह फूल गैस के बम की तरह फूटा। इसी के साथ भगदड़ मच गई। भागो बाहर, हाँ भागो। यह हॉल खाली होगा तो मुझे अपना काम करने में आसानी होगी। आसानी से काम करने का बड़ा शौक है तुझे। मेरे साथ चल, मैं तुझे जेल भेजकर चक्की पीसने के काम पर लगाता हूँ। इंस्पेक्टर विनय? तो इंस्पेक्टर विनय ही है ना? लगता है तू आंखों में भीमसेनी काजल लगाता है, जो मुझे देखते ही पहचान गया। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी पुलिस फोर्स है जो उस अलार्म के बजते यहाँ पहुँच जाएगी। एक आदमी के लिए पूरी पुलिस फोर्स? हिसाब बराबर होना चाहिए। तुम भी कई तो हम भी कई। ओ नो! पत्थर के प्राचीन सैनिक वार करने लगे। अंग्रेज सिपाहियाँ गोली चला रहे। हैरान ना हो इंस्पेक्टर, ये सब मेरी ही तैयारी का अंग है। मैं जानता था मुझे रोका जाएगा, इसलिए मैंने महेंद्र सिंह बनकर प्राचीन लगने वाले इन रोबो पुतलों को यहाँ प्लांट किया। तुम अपने सिपाहियों के साथ इनसे लड़ो, मैं उन चीज़ों को हासिल करता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ आया था। इतिहास के लिए अब ना अपनी मनवांछित वस्तुओं को पा लेना मुश्किल था और ना उन्हें लेकर वहाँ से भाग लेना। ओह! इतिहास नादिर शाह से संबंधित हर वस्तु को लेकर भाग रहा है। मुझे उसे रोकना होगा, और चूंकि मेरी रिवॉल्वर गिर गई है, इसलिए भागते हुए इतिहास को घायल करने के लिए इस अंग्रेज सिपाही की पिस्तौल का सहारा लेना होगा। लेकिन
मेरे कपड़ों के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट है इंस्पेक्टर। उफ, वो भागा जा रहा है। मुझे इस अंग्रेज सिपाही से अपना पीछा छुड़ाकर परमाणु बनकर उसे दबोचना होगा। परमाणु बनने के लिए अभी विनय अपनी यूनिफॉर्म उतार ही रहा था कि वह भयभीत नौजवान लड़की उससे आ लिपटी। बचाओ, मुझे बचाओ इंस्पेक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं मरने से बहुत डरती हूँ। ओह, इंस्पेक्टर विनय ने उसे अपने से अलग करना चाहा तो वो और भी ज़्यादा लिपट गई। नहीं इंस्पेक्टर, मुझे अपने से अलग मत कीजिए, मैं मरने से बहुत डरती हूँ। उफ उफ, ये लड़की जिस तरह से घबराई है उससे मुझे नहीं लगता कि मैं इससे अपना पीछा छुड़वा पाऊंगा। और वैसे भी अब इससे पीछा छुड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब इतिहास इतनी दूर पहुंच गया होगा कि मैं परमाणु बनकर भी उसे नहीं रोक सकता। और ये सब इस बेवकूफ़ लड़की की वजह से हुआ। लेकिन इतिहास नादिर शाह की पोशाक का करेगा क्या? पोशाक को पहनूंगा और नादिर शाह की इस निजी किताब को पढ़कर हासिल करूंगा वह चीज़ जिसके बल पर मैं सारी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता हूँ। जिस अरमान को बनाना चाहता है तू अपना मुकद्दर, उसे सीने में दबाए चले गए न जाने कितने सिकंदर। फ़कीर बाबा, आप यहाँ? हाँ इतिहास, हम यहाँ देखने आए थे कि इतिहास के उस विद्यार्थी को जिसने कभी हमारी सेवा करके उसके बदले में हमसे मांगा था कि वह इतिहास से ताल्लुक़ रखती किसी भी चीज़ पर हाथ रखकर उसकी क्षमता और उसके ज्ञान के बारे में जान जाए। वह स्कूली बच्चा हमसे वह दुआ पाकर उस समय खुशी से इसलिए नाच उठा था क्योंकि तब सारी दुनिया को इतिहास के बारे में बताने का उसका सपना पूरा हो गया था। क्या अपने सामने खड़े उसी बच्चे को देख रहे हैं हम? हाँ, आपके सामने वही बच्चा खड़ा है फ़कीर बाबा। आपकी दुआ के बल पर वह बच्चा सारी दुनिया के इतिहास के बारे में बताने का सपना पूरा करने निकला भी था। लेकिन उस बच्चे के सारे सपने तब चूर चूर हो गए जब उसे पता चला कि दुनिया इतिहास के बारे में नहीं, भविष्य के बारे में जानना चाहती है। उसे प्राचीनता से नहीं, अंधी आधुनिकता से प्यार है। अपने वर्षों के सपने का टूटना सह न सका वह बच्चा, और तब उसने ठान ली कि वह इतिहास बनेगा और सारी दुनिया को इतिहास बनाएगा। जालिम और खूंखार सम्राट नादिर शाह की पोशाक और तलवार है ये, और आपकी दी हुई दुआ मुझ में नादिर शाह की विशेषता और ज्ञान धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और जैसे ही ये काम पूरा होगा वैसे ही नादिर शाह की तरह ही इतिहास दिल्ली में मचाएगा कत्लेआम। ऐसा नहीं होगा। हम तुमसे अपनी दुआओं का असर वापस लेकर तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अब कत्लेआम तो हो गई फ़कीर बाबा, और उसकी शुरुआत यहीं से होगी। खाच! फ़कीर बाबा के कुछ कर पाने से पहले ही नादिर शाह की तलवार ने उसकी गर्दन को धड़ से उड़ा दिया था। इसी के साथ फ़कीर बाबा के शरीर से वह तेज़ सूर्य की किरणों की तरह हवा में फैलने लगा। अचानक हवा में फैला वह तेज एक जगह इकट्ठा हुआ और अरे, इतिहास के शरीर में समाता चला गया। सामान्य हुआ तो हतप्रभ रह गया इतिहास। फ़कीर बाबा के शरीर से निकला तेज मेरे शरीर में समा गया। ऐसा निश्चय ही इसलिए हुआ होगा क्योंकि मेरे शरीर में फ़कीर बाबा की दुआ के असर के रूप में उसका अंश पहले से ही मौजूद है। लेकिन फ़कीर बाबा के उस अंश तेज़ ने मेरे शरीर में समाकर किया क्या है, मुझे देखना होगा। अरे, कुछ देखने को तत्पर इतिहास की आंखें अचानक उबलती चली गई, और ऐसा इसलिए होता क्योंकि इतिहास को जो दिख रहा था वह कुछ नहीं बहुत कुछ था, या यूं कहें कि सब कुछ था। फ़कीर बाबा की तरह मुझ में भी इतिहास को जिंदा कर देने की ताकत आ गई है। कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। इतिहास को जिंदा करने में कामयाब हो गया। हा 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 हा। पागलों की तरह इतिहास वहाँ मौजूद है ऐतिहासिक मूर्तियों को जिंदा कर रहा था। इसी बीच दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में बहुत शर्म की बात है कि तुम जैसे काबिल पुलिस अफसरों के होते हुए भी इतिहास नामक एक अपराधी प्रदर्शनी में लूट पार करके निकल भागा। सर, मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। सर, आपने वहाँ का सिक्योरिटी चार्ज विनय सर के हाथों में दिया हुआ था। अगर कहीं वही चार्ज हमारे धनुष सर जी के हाथों में दिया होता तो देखते इतिहास कैसे निकल जाता। शट अप! मैंने तुम्हें यहाँ एक दूसरे पर एलिगेशन लगाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि ये बताने के लिए बुलाया है कि मुझे जल्द से जल्द इतिहास की गिरफ्तारी और नादिर शाह से संबंधित उस सारे ऐतिहासिक सामान की बरामदगी चाहिए जो ईरान से मंगवाए गए हैं। अंडरस्टैंड? यस सर। कमिश्नर के रूम से बाहर निकलते समय जहाँ इंस्पेक्टर धनुष और हवलदार बाण के चेहरे लटके हुए थे, वहीं इंस्पेक्टर विनय के चेहरे पर दृढ़ता के भाव थे। काश मैं समय पर परमाणु बन जाता तो इतिहास मेरे हाथों से हरगिज नहीं निकल सकता था। खैर, मैं ज़्यादा दिन मेरे हाथों से बचा नहीं रह सकता। विनय सर जी, ज़रा सुनिए तो। विनय सर जी, धनुष सर जी पूछ रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि इतिहास कहाँ मिल सकता है और उसे कैसे पकड़ सकते हैं? बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। ऐसा करो, तुम अपने सर जी को लेकर कनॉट प्लेस के विम्पी रेस्टोरेंट में चले जाओ। वहाँ की टेबल नंबर 13 पर इतिहास तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बर्गर और आइसक्रीम खाता हुआ मिल जाएगा। वहाँ जाकर तुम भी उसके साथ आइसक्रीम खाना, और जब वो बिल पे कर दे तो उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आना। दिल्ली का दरीबा कला, मुगल काल से सोने चांदी हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध सराफा बाजार। बाजार में जहाँ ग्राहकों के साथ साथ कभी कभी दिल्ली पुलिस के जवान गश्त करते हुए दिख जाते हैं। इसी तरह पहले मुगल सम्राट की सेना के सिपाही गश्त करते दिखते थे, घोड़ों पर बैठे, हाथों में तलवार लिए। ठीक इन सिपाहियों की तरह ड्रामे वाले से वर्दी और सामान किराए पर लेकर किसी जुलूस में आए होंगे।
यहाँ तो ऐसे जुलूस रोज़ ही निकलते रहते हैं। लेकिन वे मुग़ल सैनिक किसी ड्रामे वाले के से सामान किराए पर लेकर नहीं आए थे। ये लोगों को जल्दी पता चल गया, और साथ ही ये भी पता चल गया कि वे सैनिक किसी जुलूस में हिस्सा लेने नहीं बल्कि लूटपाट करने आए हैं। साथ वाली दुकान में लूटपाट हो रही है। पिंकी, अपनी दुकान बंद कर जल्दी। लेकिन विकास भाई साहब, लुटेरों को अपनी दुकान पर क्या मिलेगा? हमारी दुकान पर सोना चांदी नहीं, शील्डें बिकती हैं। एक दूसरे को इनाम में देने के लिए शील्डें भी ले जा सकते हैं। इसलिए बातें मत कर, दुकान बंद कर। देख नहीं रहा, सामने वाली राज कॉमिक्स की दुकान और पंडित भूरेलाल दूध वाले की दुकान भी बंद हो गई। हाँ भाई साहब, विनोद जी बिजली वाले की दुकान भी बंद करके भाग लिए हैं। मुगल लुटेरों की लूटपाट जोरों पर थी। पुलिस इंस्पेक्टर धनुष और हवलदार बाण एंड पार्टी के रूप में वहां पहुंची थी। गोली चलाकर घायल करो इन्हें। थाय गोलियां चली, लेकिन कमाल कमाल हो गया सर, गोलियों ने उन पर खरोच भी नहीं डाली। उनके शरीरों पर लोहे के जो बख्तरबंद मौजूद हैं, वे गोलियों को उनके शरीर तक नहीं पहुंचने दे रहे। लेकिन रुको मत, गोलियों की बारिश कर दो उन पर। ओ गोलियों की बारिश कर पाते सरकारी हथियार इस लायक नहीं रहे। अगले पल वे सरकारी आदमी इस लायक नहीं रहे कि वे अपने पैरों पर खड़े रह पाते। अब इन्होंने हमारा वक्त ज़ाया किया है। सिपाहियों, कुचल डालो इन्हें घोड़ों की टापों के नीचे। घोड़े सभी पुलिस वालों को कुचलने भागे, लेकिन पहुंच नहीं पाए क्योंकि उनके भागते पैर से लिपट चुकी थी वह रस्सी, जो परमाणु के हाथों से छूटने वाली परमाणु रस्सी कहलाती थी। अभी कानून इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि जालिम उसे अपने कदमों तले रौंद डालें। आह, तो हम पर हाथ उठाकर आका के कहर का वायस बन गया है। आका का कहर तुझ पर नाजिल होगा, उससे पहले ही मैं तुम्हें और तुम्हारे आका को नजला कर दूंगा। ओह! अचानक ऊपर से गूंजी आवाज़ को सुनकर परमाणु चौंका था, लेकिन पीछे मुड़ने में उसे देर हो गई थी, और इतनी देर में वो उस मजबूत जाल में फंस चुका था जो हवा में उड़ते उस पुराने ग्लाइडर से बंधा हुआ था जिसे उड़ा रहा था। फिरंगी हवाबाज हमारा नाम है, हम उड़ने वाली चिड़िया को पकड़ता, हम हज़ारों चिड़िया पकड़ा और उन पर काटा। मुगलों के बाद इस फिरंगी हवाबाज का भी संबंध पुराने समय से है, क्योंकि ये ग्लाइडर ठीक वैसे ही लग रहा है जैसा ग्लाइडर का निर्माण करने वाले राइट बंधुओं ने बनाया था। इतिहास के लिए ऐसे प्राचीन लड़ाकों को पैदा करना चुटकियों का काम है। खैर, अब मुझे ज़्यादा सोच विचार में पढ़कर अपना टाइम ख़राब नहीं करना। मुझे इस जाल से बाहर निकलना है, क्योंकि वह मुझे इस जाल सहित उस बड़ी इमारत पर दे मारने की फिराक में है। इसलिए मेरे लिए अच्छा यही है कि मैं जल्दी जल्दी इस साल से हो जाऊं ट्रांसमिट। अब मुझे उस फिरंगी हवाबाज को पकड़कर उसे उसके ग्लाइडर से बाहर खींचना है, क्योंकि उसे बेबस करके ही मैं तरीबा कला को लूटने आए लुटेरों को पकड़ पाऊंगा। ग्लाइडर पर पहुंच पाने से पहले ही परमाणु पर वार हो गया, और संभल पाने से पहले ही ग्लाइडर से निकले गाढ़े काले धुएं ने परमाणु को घेर लिया। उफ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अब इस लाइफ को तुमको कुछ दिखाई देगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा लाइफ फिनिश होने को जा रहा है। थाड़! उफ, बहुत ही अनोखा है वह ग्लाइडर, और उससे भी अनोखा है उसका ड्राइवर फिरंगी हवाबाज। आकाश में ग्लाइडर को ऐसे गोते खिला रहा है कि मैं लाख चाहकर भी उसे अपने परमाणु रस्सी में नहीं फंसा पा रहा। उफ! ग्लाइडर एक बार फिर जोरदार तरीके से परमाणु से टकराया था, और एक बार फिर उसका पायलट उसे परमाणु के हमले से बचा ले गया था। उफ! परमाणु छल्लों का वार ग्लाइडर के आसपास भी नहीं भटक पा रहा। क्या करूं उस फिरंगी हवाबाज का जो ग्लाइडर को फिरकनी की तरह उड़ा रहा है। ओह, अब यह मेरे ऊपर क्या डाल रहा है? पेट्रोल? आह! परमाणु फिरंगी हवाबाज का इरादा पलक झपकते ही समझ गया, लेकिन फिर भी देर हो गई। फिरंगी हवाबाज के हाथ से छूटा हुआ सुलगता शोला परमाणु के शरीर तक पहुंच गया था, और उफ! भक्क से जल उठा था परमाणु का शरीर। इसी के साथ हा हा हा, अब देखना है कि पहले फायर तुमको डस्ट बनाता है या हम अपने ग्लाइडर से तुम्हारा चिथड़ा बनाता है। शरीर पर एस्बेस्टस की पोशाक होने की वजह से मैं आग से तो बच जाऊंगा, लेकिन फिरंगी हवाबाज जिस तरह मेरे चीथड़े चीथड़े कर देने में उतारू है, उससे मैं ज़्यादा देर तक नहीं बच पाऊंगा। ऐसा तो तभी हो सकता है जब मैं फिरंगी हवाबाज और उसके ग्लाइडर का कोई स्थायी इंतज़ाम करूं, लेकिन कैसे? हवा में रहकर ऐसा कैसे किया जा सकता है? अचानक परमाणु को नजर आया उसके सवालों का जवाब। हवा में मौजूद हाई टेंशन वायरों का ये जाल, शायद इनसे हो सकता है हवाबाज का स्थायी इंतज़ाम। और हवाबाज को वहाँ पहुँचाने के लिए मुझे बस अपना रुख उधर करना होगा, और इस बात का ख्याल रखना होगा कि मैं ठीक हाई टेंशन वायरों के पास जाकर ही अपने शरीर को इतना छोटा कर लूँ कि मैं हाई टेंशन वायरों के बीच मौजूद डिस्टेंस के बीच से आसानी से निकल जाऊँ। परमाणु छोटा होकर हाई टेंशन वायरों से बच गया था, लेकिन फिरंगी हवाबाज और उसके ग्लाइडर में परमाणु की तरह छोटा होने की विशेषता कहाँ थी? फलस्वरूप हाई टेंशन वायरों के बीच वह ऐसा उलझा कि वायरों में मौजूद हाई वोल्टेज करंट ने उसे राख बनाकर ही छोड़ा। इधर परमाणु जब अपनी आग बुझाने के बाद दरीबा पहुंचा तो ओह, मौके का फ़ायदा उठाकर लूटपाट करने आए सारे मुगल सैनिक बिना किसी को लूटे ही भाग गए।
सर्राफा बाजार लुटने से बच गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि लुटेरों को मुगल वेश में आने की क्या ज़रूरत थी, और उनके बैकअप के लिए फिरंगी हवावत जैसे उड़ा के लड़ाके को भेजने वाला कौन था। नादिर शाह उर्फ इतिहास, तुम खाली हाथ वापस लौट आए, हमें इस बात का गम नहीं। गम है तो बस इतना कि परमाणु बच गया। असल में तो हमने उसे मारने के लिए तुम सबको भेजा था, ताकि परमाणु के मरने के बाद हम आराम से वह चीज़ हासिल कर सके जो हम अपने जीते जी कभी ना पा सके। खैर, परमाणु हलाक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब हम उसके मरने का इंतज़ार नहीं कर सकते। कामयाबी हमारे हाथ ज़रूर लगेगी, क्योंकि हम इस जोड़ी के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं जो अपने ज़माने में हैवानों की जोड़ी के नाम से मशहूर थी। हैवानों की जोड़ी जैसे जैसे ज़िंदा हो रही थी, वैसे वैसे इतिहास की आंखों की चमक भी बढ़ती जा रही थी। जल्दी पुरानी दिल्ली में स्थित एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर। हम तो बहुत गरीब आदमी हैं भैया, भीख मांगकर गुजारा करते हैं। हमारे पास तुम्हें देने के लिए कोई धन दौलत नहीं है। हमें धन दौलत नहीं, तुम्हारी झोपड़ी चाहिए। भागो। नहीं। हाय मेरी पुश्तैनी झुग्गी। झुग्गी को छोड़कर भाग बापू, दिल्ली में झुग्गी के लिए जगह की कमी नहीं है, कहीं भी दूसरी डाल लेंगे। झुग्गी वाले भागे तो हैवानों की जोड़ी ने अपना काम शुरू कर दिया। खोदो। दोनों हैवानों के हाथों में थमे कुदाल और हथौड़ों ने ज़मीन से टकराकर आसपास के वातावरण के अस्तित्व को हिला दिया। भूकंप आ गया बाहर, भागो। पास ही मौजूद वर्षों पुरानी इमारत ने ज़मीन का साथ छोड़ दिया था। इसके साथ ही हैवानों की जोड़ी का भी अस्तित्व हिल गया। धड़ाक। रॉबोट ने इन दोनों को अपने कंप्यूटर्स की स्क्रीन पर देखकर मुझे मैसेज दे दिया था। ये दोनों किसी भूमाफिया के इशारे पर किसी गरीब को भगाकर उसकी झोपड़ी तोड़ लें, लेकिन उससे पहले मैं इनकी हड्डी पसली तोड़ देता हूँ। ओह। परमाणु को लगा जैसे उसके हाथ पत्थर से टकराए हों और उसके चेहरे से टकराया हो कोई हथौड़ा। फड़ाक। और अब अगर परमाणु ने संभलने में एक पल का 100वां हिस्सा भी गंवाया होता तो उस हैवान के हथौड़े ने उसे कई फुट ज़मीन के नीचे घुसेड़ दिया होता। ओह। शरीर पत्थर सा, ताकत हाथी सी और फुर्ती चीते सी। कमाल के आदमी हैं दोनों। इन्हें तो जितनी जल्दी वश में कर लिया जाए उतना ही अच्छा है। एक क्षण में ही मजबूत परमाणु रस्सी हैवानों की इस जोड़ी के शरीरों पर लिपटती गई और कच्चे धागे की तरह टूट भी गई। ओह, अब तो इन्हें बेबस करने का एक ही तरीका है, परमाणु छल्ले। ओह। परमाणु छल्ले ने उन दोनों शैतानों को फंसाया ज़रूर है, लेकिन ना उनके कंठ से चीख निकल रही है और ना ही उन्हें किसी तरह की पीड़ा का अनुभव हो रहा है। जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं दोनों। ओह। पहले से ही आश्चर्य से फैली परमाणु की आंखों को परमाणु छल्ले टूटते दिखाई दिए, और फिर होता दिखाई दिया वह कारनामा जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कड़ कड़ कड़ाक। ओह। मेरे सीने पर मौजूद परमाणु है एम्बलम ने मुझे उस बिजली के बेहद खतरनाक वार से बचा लिया जो उन दोनों के हजारों के टकराव से उत्पन्न हुई थी। उफ, एक बार फिर वैसे ही वार। कड़कुन। मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन उनके द्वारा पैदा की गई बिजलियां आसपास के इलाकों को तहस नहस कर डालेंगी, इसलिए मुझे उन बिजलियों को बंद करना होगा। और चूंकि वे बिजलियां उन दोनों के हाथों में थमे हथियारों के मिलने से उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए उन दोनों में से एक को यहाँ से दूर ले जाया जाए। एक रास्ता है, नहीं, लेकिन कैसे कैसे किया जाए ऐसा, जबकि वो किसी को अपने पास भी नहीं पटकने दे रहे। एक रास्ता है। इधर परमाणु एक खुले गटर में घुसा और उधर हैवानों की जोड़ी फिर खुदाई में लग गई, लेकिन वे दोनों कुछ ही पल वो खुदाई कर सके, क्योंकि एक हैवान के पाँव की ज़मीन एकाएक उठने लगी थी। परमाणु उठा रहा था उसे। गटर से होकर एकदम इसके नीचे आकर मैंने अच्छा ही किया, क्योंकि इस तरह से पता ही नहीं चला कि कब मैं इस तक पहुंचा और कब इसे लेकर ऊपर बढ़ चला। परमाणु की योजना सफल हो गई थी, लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए, क्योंकि अगले ही क्षण उस हैवान ने अपने हाथ में थमे हथौड़े का भरपूर वार ज़मीन के उस हिस्से पर करके उसे चकनाचूर कर दिया था। और ओह, अपने आप को मेरी पकड़ से बचाने के लिए उसने अपनी मौत को गले लगा लिया। इतनी ऊंचाई से गिरकर वह बचेगा नहीं। ओह। हैवान के शरीर के टुकड़े देखने को बेताब परमाणु की आंखें उस समय आश्चर्य से फैल गईं जब उसे काफ़ी ऊंचाई से गिरने वाला हैवान सही सलामत सिंगल वन पीस में दिखाई दिया। ओह, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। वह तो नीचे गिरकर किसी गैंडे की तरह फिर खड़ा हो गया और फिर अपने साथी की तरफ बढ़ रहा है। मुझे उसे रोकना होगा। आह। उस हैवान के हथौड़े के वार ने परमाणु को चांद तारे दिखा दिए, और अब परमाणु संभल पाता उससे पहले ही उसे मौत की गलियों में पहुंचाने की तैयारी हो गई। उफ। इस जल्लाद ने मुझे बहुत ही बुरी तरह पीछे से अपनी शक्तिशाली भुजाओं में जकड़ रखा है। मेरे हाथ उसके हाथों में जकड़े हुए हैं और मेरी गर्दन इसके मजबूत पंजों में फंसी हुई है, जबकि इसका दूसरा साथी अपने खतरनाक कुदाल को मेरे शरीर के आर पार करने के लिए तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा है। मेरे पास ना दूसरे को रोकने का कोई साधन हो, ना पहले के शिकंजे से बच पाने का कोई उपाय, और मैं अपनी लैब से इतनी दूर हूँ कि रोबोट चाहकर भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तो मेरी मौत 100% निश्चित है। अरे ये क्या सोचने लगा मैं। माना कि मैं बुरी तरीके से फंसा हुआ, ये भी माना कि मेरी मौत निश्चित है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं हार कर बैठ जाऊँ। मुझे बचने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। मेरी कोशिश सफल हो या ना हो अलग बात है।
कोशिश की बात सूझी तो कोशिश करने का तरीका भी सूझा। पहले ने मुझे मजबूती से पकड़ रखा है और दूसरा मुझे मारने आ रहा है। दोनों अपने अपने काम के प्रति आश्वस्त है। मुझे अपने शरीर को ढीला छोड़कर अपनी सारी ताकत को संजो कर रखना होगा, ताकि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने को जकड़ने वाले सांड के लंबे चौड़े शरीर को ठीक उस मौके पर अपने ऊपर झुका सकूं जब दूसरा वाला अपनी घातक कुदाल का वार करे। बचने की वह आखिरी कोशिश थी और वह कोशिश सफल हुई थी, लेकिन इसके साथ ही एक हतप्रभ कर देने वाली घटना भी घटी थी। ओ नहीं, इसका शरीर हाड़ मांस का नहीं, किसी ऐसे पदार्थ का बना हुआ है। हवा के संपर्क में आते ही जिसमें से धुआं उठने लगा है, और यह धुआं निश्चय नशीला धुआं है, क्योंकि इसका असर तेजी से मेरे मस्तिष्क पर हो रहा है। यह धुआं मुझ पर पूरी तरह से हावी हो जाए उससे पहले मुझे उस हैवान को अपने से दूर फेंकना है। परमाणु ने दूसरे हैवान को अपनी लातों पर रखकर पूरी ताकत से दूर उछाल दिया, लेकिन खुद भी खड़ा नहीं रह पाया। उफ, लड़खड़ा कर गिर पड़ा वह। जल्दी सामान हो गया। परमाणु कहाँ गया? वह लगता है भाग गया। हाँ, भाग गया। तुम्हारे बेहाल होकर गिरने के बाद उसने अपनी कुदाल से बड़ी तेजी से वह गड्ढा खोदा और यहाँ से एक छोटी सी संदूकची निकालकर भाग खड़ा हुआ। छोटी सी संदूकची? इस स्थान पर दबी छोटी सी संदूकची के लिए ही वे हैवान आए थे, लेकिन वे दोनों जीते जागते इंसान नहीं बल्कि चलते फिरते बुत थे। लेकिन वो बुत चल फिर कैसे रहे थे? ये तांबे की पट्टी है इस संदूकची में, जिस पर हमारे यानी नादिर शाह के खजांची आदिल शाह ने अपने हाथों से शब्दों को खोद कर उसमें लिखा है उस अकूत खजाने के बारे में, जिसे हमने 17 बार दिल्ली में आकर लूटा था। हर लूट के बाद बड़े खजाने को ईरान ले जाना दूभर था। तभी हमने अपने खजांची आदिल शाह को हर लूट के बाद खजाने को दिल्ली की ज़मीन पर ही दफन करने का हुक्म दिया था। 17 अलग अलग जगह दफन कर दिया गया था वह खजाना। तब हमने सोचा था कि धीरे धीरे उस खजाने को अपने वतन ले जाएंगे, लेकिन ऐसा होने से पहले ही मौत के जालिम शिकंजे ने हमें अपने आगोश में ले लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम अपने खजाने को हासिल करेंगे, लेकिन आज उस खजाने को हासिल करना आसान काम नहीं है। इसलिए उस खजाने को हासिल करने के लिए हमें चाहिए कत्ल गारद। इसी बीच परमाणु, जिस संदूकची के लिए इतना बड़ा हंगामा किया गया, वह साधारण नहीं हो सकती। ज़रूर उसमें कोई ना कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए मुझे हर वक्त सावधान रहना है, क्योंकि दिल्ली का कोई खास क्षेत्र खतरे में है। परमाणु का सोचना गलत था, क्योंकि दिल्ली का कोई खास क्षेत्र नहीं बल्कि पूरी दिल्ली ही खतरे में थी, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर विचर रही थी कत्ल गारद। वह कत्ल गारद जिसने सन 1739 ईस्वी में दिल्ली की गलियों को खून से नहला दिया था। सन 2001 में भी वैसे ही कर रही थी वह कत्ल गारद, और जैसे सन 1739 में वह कत्ल गारद किसी के रोके नहीं रुक रही थी, और वैसे भी आज नहीं रुक रही थी। हा 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 हा। और बारूद लाओ और हौसला इकट्ठा करो, लेकिन कत्ल गारद को रोकना नामुमकिन है। हा 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 हा। नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए इस शहर में परमाणु मौजूद है। ओह, आखिर इतिहास नादिर शाह बनकर सामने आ ही गया। परमाणु, तूने हमारी कत्ल गारद के सामने आकर जो गुस्ताखी की है, तुझे उसकी ऐसी सज़ा मिलेगी कि तेरी रूह काँप उठेगी, और तेरे बाद काँपेगी दिल्ली के हर एक बाशिंदे की रूह। इस कत्ल गारद के बल पर इतना ना उछल इतिहास, क्योंकि जिस समय इस कत्ल गारद ने दिल्ली में आतंक मचाया था, उस समय दिल्ली में परमाणु जैसा कोई नहीं था। ये तेरी भूल है गुस्ताख इंसान। हमारे समय में कत्ल गारद ने सिर्फ इसलिए शिकस्त नहीं खाई थी कि उस समय तुझ जैसा इंसान नहीं था, बल्कि इसलिए शिकस्त नहीं खाई थी क्योंकि कत्ल गारद के सिपह सालार, पारा और अंधड़ जैसी ताकतें थीं। अंधड़ पारा को हमारे हुक्म की तामील करने दो। तुम इस गुस्ताख इंसान को दिखाओ कि तुम्हारे होते कत्ल गारद क्यों कर विजयी नहीं हो सकती होती थी। अंधेड़ ने तुरंत ही अपने आका के हुक्म की तामील की। वह परमाणु की तरफ घूमा, और दूसरे ही क्षण परमाणु अंधड़ के हाथों से निकले अंधड़ में तिनके की तरह उड़ता हुआ चला गया। उफ, हवा का इतना तेज तूफान! संभल कर तुरंत ही लौटा परमाणु। किसी चमत्कारी शक्ति की वजह से अंधड़ अपने हाथों से हवा को खींचकर उसे तूफान का रूप देकर उसका वार मुझ पर कर रहा है। अगर मैं उसके हाथों को अपनी परमाणु रस्सी से पूरी तरह फंसा दूँ तो मैं उसे रोकने में सफल हो सकता हूँ। ओह, उसने तो मेरी परमाणु रस्सियों को दूर उड़ा दिया, और अब वह एक बार फिर मुझे अपने अंधड़ में उड़ा देने की फिराक में। मुझे उसकी रेंज में आने से बचना होगा। परमाणु अंधड़ की तूफानी हवा से तो बच गया, लेकिन अंधड़ के उस वार से नहीं बच पाया। उफ, अंधड़ ने अपने ज़बरदस्त तूफानों से कार को उड़ाकर उनका वार मुझ पर करना शुरू कर दिया है। मेरी मजबूरी है कि मैं अंधड़ के इस नए हमले से बचने के लिए ना तो ज़्यादा दूर जा सकता हूँ और ना ज़्यादा ऊंचाई पर, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो यह अंधड़ एक बार फिर अपने तूफान से यहाँ तबाही मचाने लग जाएगा। इसलिए मुझे यहीं रहकर इसके वारों से बचना भी होगा और उनका जवाब भी देते रहना होगा। परमाणु जितनी तेजी से जवाब दे रहा था, अंधड़ का हमला उससे भी कहीं ज़्यादा तेजी से उसके सामने आता जा रहा था। उफ, अंधड़ ने तो इस बार कई खतरनाक चीज़ें मेरी तरफ उछाल दी हैं। मुझे इनसे एक साथ बचना होगा, और उसके लिए मुझे ट्रांसमिट होना होगा।
उसे जर्रे जर्रे में बदलने के लिए मजबूर करने के लिए हमारी सोच कामयाब हो गई अंधड़। यही मौका है, वह दोबारा नहीं जुड़ना चाहिए। ओह नो। रिफॉर्म होता परमाणु समझ गया कि इतिहास क्या चाहता था, लेकिन उसके पास न कुछ करने का मौका था और न कड़ों में बटे अपने शरीर को अंधड़ के अंधड़ में उड़ जाने से रोकने का। और जैसे ही परमाणु के शरीर के कण उस तूफान में उड़े, वैसे ही नादिर शाह और इतिहास के अलग से निकला वह वहशी ठहाका। हा 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 हा। चमकीले जर्रों में बदल कर और दोबारा जुड़कर करिश्माई तरीके से बहुत बार मौत से बचा था वह गुस्ताख परमाणु। लेकिन आज वह दोबारा अपने आप को उस करिश्माई तरीके से नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि अंधड़ के तूफान ने उसके चमकीले जर्रों को जाने कहाँ कहाँ उड़ा दिया है। अब न जर्रे इकट्ठे होंगे और न वह दोबारा कभी जुड़ पाएगा। हा हा हा। गुस्ताखी गुस्ताखी माफ हो आलम पना। हमने ज़मीन के सीने को फाड़कर इस जगह पर गड़े खजाने को नमदार कर लिया है। शाबाश शाबाश। अपने साथियों के साथ उस खजाने को बाहर निकलवाओ और दूसरी जगह के खजानों को निकालने की तैयारी करो। अब हमें रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि जो हमें रोकता था वह तो जर्रों में बिखरा न जाने कहाँ उड़ रहा होगा। हा हा हा। नादिर शाह और इतिहास जो सोच रहा था बात वैसी नहीं थी। परमाणु के शरीर के कण यहाँ वहाँ उड़ नहीं रहे थे, बल्कि इकट्ठे हो रहे थे उस यंत्र में जो हवा में मौजूद था। ये वह यंत्र परमाणु के शरीर के कणों को जैसे जैसे खींच रहा था, वैसे वैसे उस यंत्र के अंदर परमाणु अपना शरीर हासिल करता जा रहा था। यह यंत्र हवा में मौजूद एटम पावर युक्त मेरे शरीर को तेजी से अपनी तरफ खींचकर मुझे दोबारा रिफॉर्म होने का मौका दे रहा है। अगर ये नहीं होता तो अंदर के तूफान से दूर दूर तक उड़ गए मेरे शरीर के कण कभी भी एक दूसरे के पास आकर मुझे दोबारा अपने अस्तित्व में लौट आने का अवसर नहीं देते। और मुझे बचा लेने वाले ऐसे यंत्र का निर्माण एक ही हस्ती कर सकती है, रोबोट। तुमने सही पहचाना परमाणु। मैंने जब स्क्रीन पर तुम्हारे शरीर को तूफान में उड़ते देखा तो मैंने बिना कोई पल गंवाए एटॉमिक पावर कलेक्टर नामक इस ऑटोमेटिक ढंग से उड़ने वाले यंत्र को भेज दिया। इस यंत्र ने हवा में धूल के साथ मौजूद तुम्हारे शरीर के एटॉमिक कणों को इकट्ठा करके तुम्हें बचा लिया। इसकी मुझे खुशी है, लेकिन ध्यान रखना ऐसी स्थिति दोबारा ना आए। तुम चिंता ना करो, इस बार ऐसा नहीं होगा प्रोबोट, क्योंकि इस बार मैंने सोच लिया है कि अंधड़ के हाथों से निकलते तूफान को कैसे रोका जा सकता है। इधर अंधड़। शाबाश अंधड़ शाबाश। तिनके की तरह उड़ा डाल यहाँ मौजूद बड़ी बड़ी इमारतों को, क्योंकि इन्हीं इमारतों के नीचे ही कहीं दबा हुआ है खजाना। अरे क्या हुआ अंधड़, तूने अपना तूफान बंद क्यों कर दिया? अब अंधड़ के हाथ अपने पीछे की हवा को खींचकर उसे अपने हाथों से तूफान का रूप देकर सामने फेंकने की हालत में नहीं है, क्योंकि अब उसने अपने पीछे की हवा के साथ साथ मेरी परमाणु रस्सियों का वह ढेर भी खींच लिया है, जो उसके हाथों के अगले हिस्से पर ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर बुरी तरह लिपट गया है। बाकी बचा काम मेरा ये वार कर देगा। परमाणु, तू जिंदा है? कैसे कैसे? बेकार है तेरा ये सोचना, क्योंकि मैं कैसे बचा ये मैं तुझे समझाऊंगा तो अभी तेरी समझ में नहीं आएगा। ओह, नादिर शाह के पास आने की मत सोच गुस्ताख, दूर रह उससे और मुकाबला कर पारा से। उफ, कई फुट दूर से ही मुझ तक आ पहुंचा। पारा, मुझे भी अपनी परमाणु रस्सी से उसे फंसाकर उसे कई फुट दूर ही रोकना होगा। अगले ही क्षण परमाणु के हाथ से छूटी परमाणु रस्सियों ने पारा को फंसाया तो, लेकिन उसे रोकने में सफल नहीं हो पाई। ओह, परमाणु रस्सी तो उसके शरीर में घुसने के बाद ऐसे परली तरफ निकल गई जैसे उसका शरीर पानी से बना हो। ओह, परमाणु छल्ले ने उसके शरीर में बड़े छेद तो बना दिए, लेकिन इन छेदों से उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके शरीर के छेद तेजी से अपने आप बढ़ते जा रहे हैं। परमाणु हतप्रभ देखते ही रह गया और पारा ने उस पर वार भी कर दिया। यह पारा बहुत ही खतरनाक साबित होता जा रहा है। मुझे इसे तुरंत ही खत्म करना होगा, और चूंकि इसके पारे से बने शरीर पर किसी भी वार का असर नहीं हो रहा, इसलिए सबसे अच्छा यही है कि मैं उसे इस अत्यंत भारी लोहे के कंटेनर के नीचे दबा दूं। उस भारी कंटेनर ने पारा के शरीर को पानी के पुतले की तरह बिखेर दिया। नादिर शाह और इतिहास ने ताली बजाकर परमाणु के उस कारनामे का स्वागत किया। बहुत खूब परमाणु, तूने पारा को खत्म कर दिया। लेकिन ऐसा करिश्मा करने वाला तू पहला इंसान होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि पारा कभी खत्म नहीं होता। वह बिखरने के बाद फिर इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद अपने को एक बार फिर बनाकर एक बार फिर अपने दुश्मन पर टूट पड़ता है। टूट पड़ा। पारा एक बार फिर खड़ा होकर अपने दुश्मन पर टूट पड़ा। हा 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 हा। उफ, शाबाश पारा शाबाश। इसके सारे शरीर पर लिपट कर इसके हाथ पाँव को अपने काबू में ले ले, और हाँ, इसका मुंह भी दबा ले, ताकि इसके मुंह से निकलने वाली आवाज़ इसके हलक में ही घुट कर रह जाए। पारा ने पलक झपकते ही हर उस काम को अंजाम दे दिया जिसका हुक्म उसे उसके आका ने दे दिया था। अब दुरुस्त है, अब एकदम दुरुस्त है पारा। अब ये तुम्हारे शिकंजे से बच निकलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अब तो इसकी हड्डियों को इसके गोश्त में घुमाकर
इसे दोजख का रास्ता दिखा दे। रुक, इसे दोजख का रास्ता दिखाने की एक दूसरी तरकीब मेरी समझ में आई है, जिससे ये तड़प तड़प कर मरेगा। तू ऐसा कर, इसके शरीर में घुस जा। पारा ने तुरंत ही अपनी कोशिश शुरू कर दी। हा हा हा, उफ, ये मेरे मुंह के रास्ते मेरे शरीर में घुसने को उतावला है। मुझे अपने मुंह को पूरी ताकत से बंद रखना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पारे में यह विशेषता होती है कि अगर वह इंसानी शरीर में चला जाए तो इंसानी शरीर कोड़ फूट फूट कर खत्म होता है। एक मिनट, एक विशेषता और होती है पारे में। मुझे अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर से लिपटे पारा को खींचकर रेफ्रिजरेटर बनाने वाली उस फैक्ट्री में ले जाना होगा, जहाँ मौजूद होती है रेफ्रिजरेटरों में भरने वाली लिक्विड नाइट्रोजन। वह काम करेगी जो मैं नहीं कर सकता। पाइपों के टूटने के साथ ही लिक्विड नाइट्रोजन की मोटी मोटी धारें परमाणु के शरीर से लिपट पारा पर पड़ने लगी। कुछ ही क्षणों बाद पारे को लिक्विड मेटल भी कहा जाता है, और इसलिए इसमें यह विशेषता होती है कि उसे जमाकर ठोस मेटल में भी बदला जा सकता है। और इस काम को इस लिक्विड नाइट्रोजन की अत्यधिक ठंड ने कर दिया है। अब मेरे पास समय है कि मैं इस ठोस पारे रूपी मेटल को अपने ताकत से तोड़कर आज़ाद हो जाऊं। परमाणु तुरंत ही लहराकर नादिशा उस इतिहास के सामने जा पहुंचा। अंधड़ और पारा खत्म हो चुके हैं इतिहास, क्या अब खत्म होने की बारी तेरी नहीं है? नहीं, क्योंकि नादिशा को खत्म कर दे उसके किसी दुश्मन में इतनी कुब्बत नहीं। अगर इस तलवार के बल पर तू परमाणु की कुब्बत पर रख रहा है इतिहास, तो आज परमाणु तेरी तलवार की कुब्बत भी देखेगा। परमाणु रस्सी से बनी तलवार को लेकर परमाणु नादिशा की उस तलवार से भिड़ गया, जिसने ना जाने कितने बेगनाहों के खूना का साथ चखा था, कितने मजलूमों के शरीर को गाजर मूली की तरह काटा था। निश्चय ही उस नादिरशाही तलवार को योद्धा खूब मिले होंगे, लेकिन परमाणु जैसा पहली बार मिला था, और ये पहली बार उसके लिए आखिरी बार साबित हो रही थी। ओह, इतिहास गवाह है कि जुल्म की तलवार जब जब इंसाफ और इंसानियत का सिर कलम करने उठी है, उसे नेस्तो नाबूद होना ही पड़ा है, और साथ ही उसे भी नेस्तो नाबूद होना पड़ा है जिसने उस तलवार को थामा है। परमाणु के एक ही प्रचंड वार ने नादिर शाह और इतिहास को चित्त कर दिया, लेकिन ये चाल थी, और ये बात परमाणु को तुरंत ही पता चल गई। नादिर शाह जंग सिर्फ तलवार से ही नहीं, दिमाग से भी लड़ता है, इसलिए हमेशा अपने पास रखता है ये भस्म, जो कातिल भस्म के नाम से मशहूर है। और इस कातिल भस्म की ये खासियत है कि यह दुनिया की हर धातु को पलक झपकते ही पिघला देती है, ठीक वैसे ही जैसे तेरी पोशाक को पिघला रही है। और तेरी पोशाक को पिघलने के बाद ये इसी तरह तेरे सारे जिस्म को भी पिघलाना शुरू करेगी। ऐसा नहीं होगा इतिहास, क्योंकि जिस पोशाक पर तेरे पिघलाने वाली कातिल भस्म पड़ी है, वह इस शरीर पर ही नहीं रहेगी। अच्छा हुआ जिस समय इसने ये कातिल भस्म मुझ पर फेंकी थी, उस समय मैंने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढक लिया था। अपनी ड्रेस को अपने शरीर से अलग करने के बाद परमाणु जो हिंसक ढंग से नादिर शाह और इतिहास की तरफ पलटा, तो गिग्गी बन गई उसकी। तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो तुम नादिर शाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नादिर शाह का बख्तरबंद से बचाएगा। तेरे सारे भ्रम टूटे हैं, तो ये भ्रम भी टूटना चाहिए कि इतिहास कि तेरे शरीर में मौजूद ये बख्तरबंद तुझे परमाणु के कहर से बचा लेगा। बख्तरबंद सहित परमाणु ने उसे सड़क पर पटक दिया। हथियारों से बचाने वाला उसका बख्तरबंद उसे उस जोरदार आघात से नहीं बचा सका। होश गुम हो गए उसके। इसी के साथ उसकी कत्ल गारत भी खत्म हो गई। अब परमाणु का वहाँ कोई काम नहीं था। इतिहास बेहोश हो चुका है। मेरे पास समय है कि मैं पास ही खड़ी जीप में मौजूद इंस्पेक्टर विनय की ड्रेस पहनकर वापस यहाँ लौटकर इसे गिरफ्तार करूँ और फिर इसे जेल पहुँचाकर रिपोर्ट के पास अपनी नई ड्रेस और बेल्ट लेने के लिए जाऊँ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक 1 से 2, 2 से 100 में। तब तक के लिए धन्यवाद।